हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थोड़ा सा रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होता क्या है। इससे पहले हमने पढ़ाई की थी, वो थी हमारी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और अब हम बात करने जा रहे हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, या इसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो एग्जैक्टली ये क्या है, पहले थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। आप पहले से कूलम्ब्स लॉ के बारे में आपको आइडिया है कि कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं, सपोज करो हमारे पास दो चार्जेस हैं और दोनों का नेचर सेम है, यानी कि दोनों सपोज करो पॉजिटिव चार्ज है, एक Q1 है और दूसरा Q2 है। इनके बीच का डिस्टेंस है R और ये रखा हुआ है एयर या वैक्यूम में। तो ऐसे केस में जो इनके बीच में फोर्स लगेगा उसको मैं लिख रहा हूं F0। F0 स्टैंड्स फॉर फोर्स इन एयर और वैक्यूम, और इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, बट व्हाट इफ कि अगर मैं एयर की जगह कोई मीडियम ले लेता हूं, सपोज करो मैंने एयर की जगह कोई मीडियम ले लिया, तो ऐसे केस में फोर्स चेंज हो जाएगा और अब फोर्स की जो वैल्यू होगी वो आएगी Fm equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका मतलब पहले एप्सिलॉन नॉट था, अब एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R आ गया। तो एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन R को हम बोलते हैं एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन इक्वल्स टू हो गया एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, या इसी को लिख सकते हैं एप्सिलॉन R को हम K भी लिखते हैं, जहां पे K को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, और एप्सिलॉन R को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, या इसको रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी बोलते हैं। ये एग्जैक्टली है क्या, एप्सिलॉन R या K, ये जो दोनों टर्म है ये मीडियम की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, इट्स प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। और स्पेसिफिकली क्या, कौन सी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है बच्चों। ठीक, तो इसका मतलब Fm जो है और ये F0, इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं, देखेंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो सपोज करो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 लिया और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिया और इन दोनों को डिवाइड किया। डिवाइड करने का मतलब है F0 अपॉन Fm किया, तो ऑब्वियस सी बात है काट पीट करके हमारे पास एप्सिलॉन R या K आएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो Fm इक्वल्स टू होगा F0 अपॉन K। ये Fm की वैल्यू आई, यानी कि कोई भी फोर्स मतलब इलेक्ट्रिकल फोर्स मीडियम के अंदर, ये फॉर्मूला आ रहा है F0 अपॉन K। सपोज करो अगर मैंने वाटर लिया, तो वाटर जो होता है इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बच्चों होती है 81। तो अगर मैं यहां 81 डाल दूं तो Fm इक्वल्स टू F0 अपॉन 81 का मतलब हुआ कि जो सपोज करो NaCl सॉल्यूशन था हमारे पास, नॉर्मली सॉल्ट जो होता है नॉर्मल सॉल्ट NaCl। अब देखो NaCl जो है अगर उसको हमने वाटर में डाला तो वो घुल क्यों जाता है, वो पिघल क्यों जाता है उसमें, उसके पीछे रीजन ये होता है कि वाटर जो होता है, पढ़ा भी होगा आपने कि वाटर जो होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट उसको हम बोलते हैं। बच्चों यूनिवर्सल सॉल्वेंट का यहाँ क्या मतलब हुआ कि अगर हमने मीडियम डाल दिया, मतलब NaCl तो प्योर स्टेट में था, उसको हमने मीडियम यानी वाटर में जैसे हमने डाल दिया, तो वाटर में डालने के बाद क्या हुआ कि 81 टाइम्स जो एयर या वैक्यूम में फोर्स लगता है NaCl के बीच में, उसका 81 टाइम्स फोर्स कम हो जाता है। इसी की वजह से क्या हो जाता है कि वो पिघल जाता है। ओके, और इसलिए हम इसको वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोलते हैं। ओके, अब देखो एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या हुआ, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। तो एप्सिलॉन R को हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज नथिंग बट K व्हिच इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। So there are two ways to actually define the relative electrical permittivity or dielectric constant. One way is what? This is the ratio of force in air to the force in medium, and second definition is it's a ratio of electrical permittivities.
So it's a ratio of electrical permittivity to electrical permittivity in the air. So दो तरीका होता है इसको हमें डिफाइन करने का। तो ये था आपका रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ये टॉपिक। अब हम बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स का अगेन, जिसमें हम सबसे पहले कर लेते हैं पेंडुलम प्रॉब्लम्स। तो पेंडुलम प्रॉब्लम्स करने, नेट फोर्स जीरो हो तो फिर ऐसे केस में क्या होता है कि जो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस हैं उनकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी, और वहां हम लामिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे देखो पेंडुलम प्रॉब्लम्स, पेंडुलम प्रॉब्लम्स बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी टू डू। फर्स्ट मेथड, मेथड 1, लामिस थ्योरम। ये हमने पढ़ा था। लामिस थ्योरम आपको याद हो ना याद हो तो मैं याद दिला दूं आपको। सपोज करो यहाँ एक फोर्स लग रहा है F1, इधर की तरफ F2 लग रहा है, और यहाँ पे फोर्स लग रहा है F3। F1 के सामने वाला एंगल सपोज करो अल्फा है, F2 के सामने वाला बीटा है, और F3 के सामने वाला एंगल है गामा। ठीक, तो अगर सपोज करो कि ये फोर्सेस कंकरेंट हो, यानी एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हो, और एफ नेट जो हो वो हो जीरो। एफ नेट जीरो होने का मतलब F1 प्लस F2 और प्लस F3, यानी कि वेक्टर सम इनका हो जीरो। तो लामिस थ्योरम बहुत आसान है, आप जानते हो क्या कहता है ये वाला फोर्स यानी F1 अपॉन इसके सामने वाला एंगल दैट इज साइन अल्फा इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन बीटा इक्वल्स टू F3 अपॉन साइन गामा। दिस इज द लामिस थ्योरम। और दूसरा मेथड है दैट इज मेथड 2, वो है रिजोल्यूशन मेथड। रिजोल्यूशन मेथड ये वेक्टर मेथड है, ये भी आप वेक्टर्स में पहले कर चुके हो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। सपोज करो प्रॉब्लम हमारे पास कि हमारे पास दो बॉल्स हैं, ये दो हमारे पास बॉल्स हैं जो कि दो स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं। लेंथ स्ट्रिंग की LL है, इस ब्लॉक की मास M, इसकी मास M, इस पे चार्ज Q और इस पे चार्ज Q। आपसे पूछ रहा है कि चूंकि जैसे आपने इसको क्या किया बच्चों, चार्ज दिया, इन दोनों बॉल्स को जैसे हम चार्ज देंगे तो क्या होगा, अगर ये दोनों सेम नेचर का चार्ज है तो रिपेल करेगा, ऐसे रिपेल हो जाएगा और एक जगह आकर के स्टिल हो जाएगा। ठीक, स्टिल होगा तो आपसे इसमें एग्जैक्टली एक्चुअली इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पहली बात कह रहा है कि जो एंगल पे ये बेंड होगा, ये एंगल पे जो बेंड होगा, तो मान लो एक अल्फा एंगल बना रहा है, दूसरा बीटा एंगल बना रहा है, तो वो एंगल का एक्चुअली रिलेशनशिप क्या होगा। फाइंड द रिलेशनशिप, फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ठीक, अल्फा बीटा में क्या रिलेशन होगा, ए में एफ जो चार्जेस हैं यानी कि Q1 इक्वल्स टू Q2 है, यानी दोनों चार्ज सेम है, एंड दोनों मास M1 M2 भी सेम है। मैं ऐसा करता हूं बच्चों, यहां पे मैं आपको लिख देता हूं ये मास M1 है, ये मास M2 है, ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, और 3 प्रॉब्लम्स हम बना लेते हैं इसमें। तो क्या होगा अगर चार्ज भी सेम है और मास भी सेम है, तो किसका रिलेशनशिप आपसे पूछ रहा है, अल्फा और बीटा का। ओके, और इसको करते हैं। सपोज करो कि दोनों पे चार्ज सेम और मास सेम, चार्ज सेम और मास सेम का मतलब हुआ ये बॉल्स कुछ ऐसे आ गए बच्चों, ये जो एंगल है मास सेम दोनों का mm और चार्ज भी दोनों पे QQ ही है। ध्यान से देखते हैं, वेरी इजी प्रॉब्लम। तो ये जो एंगल बनाएगा अल्फा और सपोज करो ये एंगल बनाएगा बीटा। अब ध्यान से देखो, आप यहाँ पे फोर्स लग रहा है बच्चों टेंशन T, यहाँ पे लग रहा है mg, और इन दोनों के पास चार्ज है तो इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe भी लगेगा। सिमिलरली इस पे भी वही हो रहा है, यहाँ T लग रहा है
इधर Fe लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक और यहाँ क्या लग रहा है, वेट लग रहा है। बच्चों ये लेंथ था L, ये लेंथ था L, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर L sin थीटा, और ये भी कितना होगा L sin थीटा। अभी थीटा को नहीं रखते हैं, L sin। अब ध्यान दो, ये जो फोर्स लग रहा है Fe और इधर भी क्या है Fe लग रहा है, यहाँ वेट और ये फोर्स बराबर है, ये दोनों बराबर, और ये जो इधर लग रहा है वेट ये भी बराबर है, यानी कि रिपल्सन का फोर्स बराबर है और वजन भी बराबर है दोनों पे। तो इसका मतलब अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू होगी बराबर, यानी अल्फा इक्वल्स टू बीटा होगा। ऐसे समझो ना, ये दो ऐसे होगा। अगर वेट इसका कम होता, इसका ज्यादा होता, तो ये नीचे रहता, ये ऊपर रहता, लेकिन वेट चूंकि बराबर है तो दोनों ग्राउंड से इक्वल हाइट पे होंगे, दोनों ग्राउंड से इक्वल हाइट पे होंगे, यानी वेट की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल हाइट पे ही होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू भी क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आएगी, बराबर आएगी। अब इस प्रॉब्लम में कुछ रह नहीं गया, बहुत आसान है। अब देखो इसका मतलब अल्फा इक्वल्स टू बीटा हो गया, तो यहाँ आप अल्फा ले लो या बीटा ले लो, व्हाटएवर जो भी है इक्वल ही होगा। ओके, अब इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो लामी थ्योरम यूज करके और दूसरा रिजोल्यूशन मेथड यूज करके। ऐसा करते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं पहले। रिजॉल्व करने का मतलब है कि किसी एक पे देख लो आप, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा हो। अब इसको आप रिजॉल्व करोगे तो क्या इधर की तरफ t cos अल्फा हो गया और इधर की तरफ क्या हो गया, t sin अल्फा हो गया। इट्स वेरी इजी। बच्चों यहाँ एबीडी बना देता हूँ, ये देखो इधर इलेक्ट्रिकल फोर्स Fe, इधर की तरफ क्या है t cos अल्फा है, इधर की तरफ क्या लग रहा है mg लग रहा है, और इधर की तरफ क्या लग रहा है t sin अल्फा लग रहा है। इक्वेट कर दो, क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो है ना, तो इसका मतलब t cos अल्फा इक्वल्स टू mg, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा हो गया t sin अल्फा इक्वल्स टू हाउ मच, t sin अल्फा इक्वल्स टू Fe। Fe कितना हुआ, Fe हो गया q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l sin अल्फा का होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2। ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। बच्चों वेरिएबल देखो कितने हैं, वेरिएबल है एक आपका t और दूसरा क्या है एंगल अल्फा। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, इनको सॉल्व करो और t और इसकी वैल्यू t और अल्फा की वैल्यू फाइंड करो। सो t और अल्फा की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था आपका रिजोल्यूशन मेथड से इस प्रॉब्लम को करना। अब इसी प्रॉब्लम को बच्चों हम कर सकते हैं लामीज थ्योरम से भी। इधर लग रहा था t, इधर लग रहा है mg, इधर लग रहा है Fe। व्हाट अबाउट द एंगल, सर ये था एंगल अल्फा, तो ये एंगल कितना हुआ अल्फा, तो ये ओवरऑल एंगल कितना हो गया, क्योंकि ये एंगल है 90 डिग्री, तो ये हो गया सर 90 प्लस अल्फा, और ये वाला एंगल 180 डिग्री माइनस अल्फा। कुछ नहीं करना है, ये तीन फोर्सेस t इधर, mg इधर, Fe इधर, तो इसका मतलब t अपॉन सामने वाला एंगल कितना 90 डिग्री, t अपॉन 90 इक्वल्स टू Fe अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा इक्वल्स टू mg अपॉन साइन 90 प्लस अल्फा। और Fe तो आप समझ ही रहे हो कितना है, Fe है हमारा कितना q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l sin अल्फा होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे और क्या निकल जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। वेरी सिंपल। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन बच्चों वो ये आता है, यानी कि बी कर दे रहा हूं मैं। बी में कह रहा है कि अगर मासेस सेम है, यानी m1 m2 सेम है, बट चार्जेस अलग अलग हो जाए
यानी कि Q1 और Q2 दोनों इक्वल ना हो तो क्या होगा? ऐसे केस में फाइंड अगेन क्या फाइंड करना है? एक चीज तो आपको बताना है कि अल्फा बीटा के इक्वल होगा या नहीं होगा, बड़ा होगा अल्फा बीटा से या बीटा अल्फा से बड़ा होगा। मतलब एक चीज तो ये आ जाता है कि अल्फा जो है वो बीटा के बराबर है, या दूसरा अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, या तीसरी बात यही हो सकती है कि अल्फा इज लेस देन बीटा। इसको चेक करते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले एफबीडी, और एग्जैक्टली आपको फाइंड क्या करना है सर? फाइंड अगेन टी एंड अल्फा और बीटा व्हाटएवर, यानी टेंशन एंड एंगल निकालना है। तो ये अल्फा की जगह मैं एंगल लिख देता हूं तो आपका बेटर क्लैरिटी है। अब देखो कि इसका मैं एबीडी बनाता हूं। अगेन एबीडी में बच्चों देखो, ये बॉल, ये एल, ये एल। अब देखो क्या सेम है? मास सेम है, यानी कि एम जी और एम जी दोनों मासेस सेम। दूसरी बात चार्जेस अलग है, यानी कि इस पे Q1 है सपोज करो और इस पे Q2। तो ये फोर्स तो T लग रहा है, इधर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, वो कितनी होगी? K इंटू Q1 Q2 अपॉन ये L है। तो ये एंगल, यानी कि एक चीज पहले देखो आप, ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है इसमें न्यूमरेटर इधर और इधर दोनों तरफ देखो K इंटू Q1 Q2, ये लेंथ तो अलग होने वाली है नहीं, तो इसका मतलब है कि न्यूमरेटर सेम है। तो फिर ऐसे केस में क्या होगा कि जो एंगल होगा अल्फा और बीटा ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि वेट बराबर ही लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है ये बराबर ही लग रहा है। तो इसका मतलब ये L है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज अगेन 2L sin अल्फा। तो इसका मतलब ये 2L sin अल्फा का होल स्क्वायर होगा। तो इसका सिंपल मतलब है कि अगर चार्जेस सेम, मास सेम है, चार्जेस डिफरेंट हो गया, जैसे बी वाले प्रॉब्लम में यही है, क्या है? मासेस सेम है बट चार्ज डिफरेंट हो गया, तब भी इनके बीच का क्या है कि जो फोर्स लग रहा है वो बराबर ही लगा। और बात वही आ गई, या तो लामी थ्योरम आप लगा लो, इधर की तरफ क्या लग रहा है? टी, इधर लग रहा है एम जी, और इधर की तरफ लग रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चों Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर की जगह क्या है? 2L sin अल्फा का होल स्क्वायर। ये एंगल बच्चों, ये अल्फा, तो ये अल्फा, ये 90, ये कितना? 90 प्लस अल्फा, और ये हो गया अगेन 180 माइनस अल्फा। अब इक्वेशन सिंपली वैसे ही लिखोगे कि T अपॉन साइन 90 इक्वल्स टू T अपॉन साइन 90 इक्वल्स टू mg अपॉन साइन 90 प्लस अल्फा इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2L sin अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन साइन कितना है? 180 माइनस अल्फा। अब ये जो रिलेशनशिप है इससे आप क्या करो? T की एंड अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लो, खत्म। सो सिंपल। अब इसमें तीसरी केस जो है वो ये आती है कि अगर सपोज करो थर्ड केस वो ये आती है कि सी, अगर मान लो M1 और M2 इक्वल ना हो बट Q1 एंड Q2 आर इक्वल, तो फाइंड करो क्या अल्फा बीटा के बराबर होगा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा होगा, या थर्ड केस बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा होगा। अब आप ध्यान दो,
सपोज करो ये M1 है और ये M2 है। M1 M2 के बराबर नहीं है और मान लिया कि यहां पे मान लिया है, सपोज कर लिया मैंने कि M1 इज ग्रेटर देन M2 है, या उल्टा ले लो इसका, M2 भारी है M1 से, तो ये थोड़ा क्या होगा बच्चों, M2 भारी है यानी कि M1 जो होगा हल्का सा टिल्ट हो जाएगा, ऐसे कुछ। ये M1 है, ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा, ये दोनों एक्चुअली इक्वल हाइट पे नहीं है, इक्वल हाइट पे नहीं है यानी कि हम बैलेंस हो जाएंगे, और इस केस में अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। और जो भारी होगा, यहां तो मैंने ये लिया ना केस, सपोज ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ये दोनों बराबर नहीं है तो ये एंगल कभी भी बराबर नहीं होगा। इसका मतलब है अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा। तो इसमें तीन पॉसिबिलिटी थी, तीन केस थे और 3 टाइप के प्रॉब्लम्स इसमें जो थे वो हमारे पॉसिबल थे, जिनको करना की बहुत आसान था। अब कुछ और क्वेश्चंस को ले। क्वेश्चन है आपका, सपोज करो आपके पास दो पेंडुलम है, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, बीच का सेपरेशन है बच्चों वो है d, ये लेंथ है l और ये लेंथ है l। आपसे पूछ रहा है मान लो टेंशन की वैल्यू क्या होगी, यानी कि t की वैल्यू क्या होगी, और एंगल भी पूछ लो, मान लो अल्फा क्या होगा। दोनों का मासेस भी क्या है बच्चों, सेम दे रखा है, mm दे रखा है। अब इस प्रॉब्लम को आपको करना है, क्या निकालना है, टेंशन और अल्फा निकालना है। अब देखो इस प्रॉब्लम को करने के लिए क्या करेंगे। अब चूंकि ये पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ये देखो ये कुछ ऐसे हो गया, पहले पोजीशन ये था अब ये हो गया। मान लो ये एंगल अल्फा और ये एंगल अल्फा, अब तो आप समझ चुके हो ना, दोनों एंगल बराबर होगा क्योंकि मासेस सेम, चार्ज सेम। अब इस पे क्या लगेगा, इधर की तरफ mg, यहां भी क्या लगेगा, इस पे mg लगेगा। ओके बच्चों, ये जो लेंथ है ये कितना होगा, ये होगा l sin अल्फा, और ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, ये वाली भी होगी l sin अल्फा। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली होगी d, चूंकि इनिशियल डिस्टेंस कितना दे रखा था, ये डिस्टेंस है d, तो ये लेंथ हो गया बच्चों d माइनस 2l sin अल्फा, ये लेंथ हो गई। अब फोर्सेस लग रहे हैं, एक क्या mg, दूसरा क्या इधर टेंशन लग रहा है, और तीसरा क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा Fe। तो एक टेंशन इधर, ये देखो टेंशन इधर, अट्रैक्टिव फोर्स Fe और वेट। इसको मैं अलग से बना देता हूं तो आपको बेटर फील आएगा। ये मान लो इधर T है, यहाँ पे क्या है mg लग रहा है, और इधर की तरफ क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, Fe लग रहा है। ओके, दिस एंगल वाज व्हाट, अल्फा। या तो रिजोल्यूशन कर लो या आप क्या कर लो, अगेन लामीस थ्योरम लगा लो, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 90, ये अल्फा, तो क्या ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा, तो ये वाली एंगल कितनी हो गई 180 माइनस अल्फा, और ये वाली एंगल कितनी हो गई 90 प्लस अल्फा। ओके, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, Fe की वैल्यू कितनी है, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्जेस की वैल्यू कितनी सेम है, यानी q स्क्वायर अपॉन d माइनस 2l sin अल्फा का होल स्क्वायर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो आप क्या करो, लामी थ्योरम लगा लो, क्या लिखोगे, t अपॉन sin 90 इक्वल्स टू mg अपॉन sin 90 प्लस अल्फा इक्वल्स टू Fe अपॉन कितना sin 180 माइनस अल्फा। अब इससे आप क्या करो, t और अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लो, सो सिंपल।
तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। एक और चलो कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक और इसको कि ये एक प्रॉब्लम है आपके पास, एक दीवार है आपके पास और पूरे दीवार पे ऐसे क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसके साथ में एक पेंडुलम है। पेंडुलम में एक बॉब लगा है, इसका चार्ज भी क्या है, सेम है और मास सेम है। इसका स्ट्रिंग का लेंथ L है। अगेन आपसे कह रहा है कि टेंशन बताओ और एंगल बताओ, ये दोनों बताओ। क्वेश्चन लिख लो आप। ये आपका पेंडुलम था, ये तो आपका वॉल है और सपोज करो ये पेंडुलम कुछ ऐसा हो गया, यहां आ गया, तो जो फोर्स लगेगा ना बच्चों वो कुछ ऐसे लगेगा, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि इस पे चार्ज क्या है, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इस पे भी क्यू है, तो एफ ई जो होगा वो इधर लगेगा। और कौन सा फोर्स लगेगा, वेट एम जी इधर की तरफ लगेगा और टेंशन टी इधर की तरफ लगेगा। मान लो बच्चों ये एंगल अल्फा है, ठीक, ये अल्फा है, इसको कुछ आप ले लो, ये सपोज करो x ले लो, ये एंगल x ले लो। देखो प्रॉब्लम तो यहां खत्म हो गया। आपको क्या निकालना है बेसिकली, यहां हमें एंगल्स निकालने हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम में कुछ है नहीं। बाबा के लामे थ्योरम लगाओ, आंसर निकालो, लेकिन हमें एंगल्स निकालने पड़ेंगे। मतलब मुझे ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए और ये एंगल चाहिए, ये तीन एंगल चाहिए मुझे। तो सपोज करो ये देखो कितना, सर ये वाली एंगल होगी अल्फा, ये वाली भी एंगल अल्फा, ओके ठीक। इसको मान लो हम ले लेते हैं बीटा, ये एंगल हो गए बीटा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले देखो क्या ये ट्रायंगल एक फॉर्म हो रहा है, इसमें अल्फा प्लस 2x इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री है, तो यहां से x कितना होगा 180 माइनस अल्फा अपॉन 2, तो ये क्या बनेगा, ये होगा सर 90 माइनस अल्फा बाई 2। x की वैल्यू आ गई, ये वाली x आ गई, ठीक, x आ गई है, ओके, ये हमने एंगल निकाल लिया। एक और चीज देखो बच्चों, क्या ये एंगल भी अल्फा है, ये एंगल भी अल्फा है, ठीक। मुझे एक तो एंगल ये चाहिए x प्लस बीटा। अच्छा हाँ, एक और चीज, ये तो ये और ये बराबर है, ये दोनों साइड्स बराबर है, ओके ठीक। तो ऐसा करते हैं हम, सबसे पहले अल्फा, सबसे पहले हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं हम, ये एंगल किसका हुआ, ये वाला एंगल हुआ 180 माइनस एक्स। इसको कुछ ले लेते हैं हम, सपोज करो गामा ले लेते हैं, तो गामा कितना हो सर, गामा हो गया कितना 180 माइनस एक्स, एक्स हमने अभी निकाल लिया, तो 180 माइनस 90 माइनस अल्फा बाई 2 कितना होगा ये 180 माइनस 90 प्लस अल्फा बाई 2, इसका मतलब ये हुआ 90 प्लस अल्फा बाई 2। दिस इज व्हाट गामा। तो गामा आ गया, एक एंगल हमारा आ गया ये वाली, ओके। अब हम देखते हैं अगर हम बीटा निकालने में सक्सेसफुल होते हैं। बीटा निकालना है, बीटा निकालने के लिए क्या करोगे, बीटा निकालने के लिए बीटा कितना है, या ज्योमेट्रिकली देखो तो ये वाली जो एंगल है बच्चों, ये वाली बीटा, एक काम करते निकालते हैं। बीटा कितना हुआ, बीटा हुआ हमारा, बीटा हुआ 180
x प्लस बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री। तो यहां से बीटा कितना होगा, बीटा हुआ 180 माइनस अल्फा माइनस एक्स, या इसको ऐसे कर लो तो प्लस, ओके। तो 180 माइनस अल्फा प्लस एक्स की वैल्यू कितनी, एक्स है 90 माइनस अल्फा बाई 2, तो ये आ गया 180 माइनस अल्फा माइनस 90 प्लस अल्फा बाई 2, ये कितना हुआ 360 माइनस 2 अल्फा माइनस 180 प्लस अल्फा बाई 2, ये हुआ 180 माइनस अल्फा बाई 2, इसका मतलब कितना आया सर, ये हुआ 90 माइनस अल्फा बाई 2। तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू भी किसके बराबर आ रही है, एक्स के बराबर आ रही है। तो बीटा की वैल्यू और एक्स की वैल्यू भी बराबर हो गई, तो इसका मतलब है कि सर ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल भी ये और ये बराबर होगा, इसका मतलब ये भी गामा होगा। तो फाइनली जो आपका डायग्राम है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये T, ये FE, ये MG, ये वाली एंगल हुई कितनी है 90 प्लस अल्फा बाई 2, और ये वाला एंगल भी कितना हुआ 90 प्लस अल्फा बाई 2, और ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 180 माइनस अल्फा। तो लामिस थ्योरम लगा दोगे तो लिखोगे आप T अपॉन साइन 90 प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू mg अपॉन साइन 90 प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा। इसको क्या करो आप सॉल्व करो, और T की फाइंड T एंड अल्फा, T और अल्फा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो। देखो एग्जैक्टली इस प्रॉब्लम में कुछ था नहीं, जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि ये जो जब ये यहाँ पे था पेंडुलम तो बेंड करना शुरू करेगा, ये ऐसे था ना, बेंड करना शुरू करेगा किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, क्या होगा कि ये बॉल जो है इक्विलिब्रियम में आएगा, इधर इलेक्ट्रिकल फोर्स, इधर टेंशन और इधर वेट लगेगा। ये जो फोर्स होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, ये लाइन इस लाइन के अलोंग होगा, इधर टेंशन इधर mg, बाद बाकी कुछ नहीं था, ज्योमेट्री था। और ज्योमेट्रिकली भी देखो इतना हमने मेहनत किया, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल सिंपल बराबर होगी, एक एंगल ये निकाल लो, ये इसके बराबर हो गया। यानी कि अगर ध्यान से देखो तो क्या किया मैंने, अल्फा प्लस है ये 2x हुआ ना, x की वैल्यू निकाल ली, x आ गया, ये अल्फा है तो ये कितना हुआ, ये हो गया 180, ये वाली एंगल कितनी हुई 180 माइनस, तो ये x इक्वल्स टू गामा, गामा कैलकुलेट कर लिया, ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये 90 प्लस अल्फा बाई 2, ये भी 90 प्लस अल्फा बाई 2, ये 180 माइनस अल्फा, इधर टेंशन इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर वेट, लामिस थ्योरम लगा लो, T और अल्फा निकाल लो। तो ये थे आपके पेंडुलर प्रॉब्लम्स, इनको आप अच्छे से जाएं और प्रैक्टिस करें, ठीक है, ओके, थैंक यू।